बट ऐसा नहीं कि आपका टेस्ट में इस समय स्कोर कम आ रहा है, तो फाइनल में भी कम आए। अपने आप को समझा सकते हैं। अगर आप दूसरे से सलाह लेंगे ना, तो शायद हो सकता है उसका इफ़ेक्ट कम पड़े। पर अगर आप खुद समझाएँगे ना अपने आप को, खुद को टाइम देंगे, तो उसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा पड़ता है वो। क्योंकि वो आपकी जर्नी है, आप खुद जानते हैं उसको। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपकी जर्नी को कोई और दूसरा जानता होगा। क्योंकि आपकी लाइफ़ में जो चीज़ें चल रही है ना, ओनली वो आप जानते हैं। आप टेस्ट पेपर में क्या गलती करके आ रहे हो, वो आप जानते हैं, आपका टीचर नहीं जानता। कि जो बच्चे इस समय है ना 450, 550 भी स्कोर कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल हार मत मानना इस समय। क्योंकि तुम है ना कर पाओगे, करोगे, बिल्कुल करोगे। अगर तुम इस समय अगर प्रॉपर तरीके से काम करोगे तब है। हाय एवरीवन, तो नीट 2025 बहुत नजदीक आ गया है। बहुत सफर तय करते करते हम लास्ट पड़ाव पे पहुंच गए हैं इस समय। और काफी डर का माहौल भी है, बच्चे बहुत नेगेटिव थॉट ज्यादा सोचने लग रहे हैं इस समय। और क्योंकि इस समय ये ऐसा पीरियड होता है ना कि हमें मतलब कि इसके बाद क्या प्रिपरेशन करके हमें 2 मंथ की और उसके बाद नीट की एग्जाम देनी है। तो इससे इसके बाद क्या हम तैयारी ऐसे सोचते हैं कि यार इस बार है ना मेरा पता नहीं क्या होगा। स्पेशली ड्रॉपर बच्चे तो ये होगा, उनमें ये थॉट प्रोसेस आ रही होगी कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा मेरे से, कि क्योंकि काफ़ी नेगेटिविटी आ जाती है। और इवन जो मैं ये जो आप सोच रहे हैं ना कि ये पर्सनली ले रहे हैं इस डर को कि आपका ही ये डर है, तो मैं कह दूँ कि जो बच्चे जो टॉपर बच्चे हैं ना, उस समय इस समय वो भी डिप्रेस है। मतलब डिप्रेस का मतलब ये है कि वो उनमें भी डर का माहौल है कि हो सकता है अगर मान लो 650 मार्क्स भी जो बच्चा लेकर आ रहा है ना इस समय, वो भी सोच रहा है कि हो सकता है मेरे से कोई गलती हो जाए एग्ज़ाम में, तो मेरा कहीं स्कोर डाउन ना आ जाए। ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम काफ़ी आ जाती है, बच्चे सोचते हैं ये। और 350 वाले बच्चे जो तो बिल्कुल ऐसे सोच रहे होंगे यार मेरा तो बिल्कुल नहीं है, हार मान चुका होगा वो बच्चा तो, ऐसा सोचता है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं आपको मेरी खुद की स्टोरी बताऊँगा थोड़ी-सी कि मेरे भी 350 450 मार्क्स आते थे नीट 2020 के अंदर। तो उससे फिर मेरा कैसे बूस्ट हुआ था नीट 2020 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था फाइनल में, 594 आए थे। मतलब 350 वाला बच्चा टेस्ट में स्कोर आता था मेरा 350, और मैंने फाइनल जो नीट का स्कोर था, नीट 2020 का, वो 594 था। वो कैसे किया था? उस समय तुम लोग मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, इसके बाद शायद आपको मतलब जो आप सोच रहे हैं ना, ये तो नेगेटिव थॉट प्रोसेस आपके दिमाग के अंदर आ रही है। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आप ये ऐसे सोच पाओगे। मैं उस समय कोविड का टाइम था, आपको शायद पता होगा, उस समय कोविड का टाइम था, तो हम घर पे आ गए थे, सीकर से मैं घर आ गया था, और घर में इतना माहौल नहीं था कि हम पढ़ पाएँ। बट मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि अगर मैं नहीं पढ़ूँगा ना, तो मेरा बगल का जो बच्चा है ना, या मेरे दोस्त है, वो पढ़ रहे होंगे, और वो पढ़ रहे होंगे, तो मतलब उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं तो कहीं रह ही जाऊँगा उनसे पीछे। तो ऐसे-ऐसे करके मैंने कैसे भी मैंने अपना जो स्टेबिलिटी है ना, उसको मेंटेन करके रखा, टाइम को मैनेजमेंट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनाया कि यार कुछ भी हो जाए, कैसा भी ये जो टाइम चल रहा है कोविड का, उसमें कर लेंगे। मतलब अपनी कंटिन्यूटी रखनी है, क्योंकि हमारे जो जो सर थे ना, हमारे जो गुरु कृपा के जो सर थे, डायरेक्टर सर, तो वो काफ़ी हमें मोटिवेट करते रहते थे ऐसे वीडियोज़ के थ्रू। वो बोलते थे बेटा इस समय ऐसा है कि कॉन्टैक्ट में रहना ज़रूरी है, सिलेबस के कॉन्टैक्ट में, नहीं तो आप पिछड़ जाओगे इस समय। ऐसे-ऐसे कह के हमें मोटिवेट करते थे, हम बहुत ऐसे करता रहता था। हालाँकि मेरा टेस्ट में स्कोर वो काफ़ी, जैसे मैंने बताया कि 350 450 के आस-पास आता था, मैं काफ़ी डिप्रेस भी हो जाता था उस समय, और सोचता था कि यार मेरा क्या होगा, मेरा क्या नहीं होगा, और फैमिली क्या कहेगी कि यार तू इतना मतलब क्यों प्रिपरेशन नहीं किया तूने, या बार-बार फेल हो रहा है। ऐसा क्योंकि सपोर्ट पता नहीं मिल पाएगा अगली अगली बार अगर तैयारी कर पाऊँगा, और या मेरे अंदर भी हिम्मत आ पाएगी कि नहीं। तो ऐसे काफ़ी थॉट प्रोसेस चलती है, क्योंकि हमारा जो टेस्ट का स्कोर है ना, उसको देखते हुए ना ये चीज़ें आती है। सबसे पहली बात तो ये है। बाकी हमारे अंदर वो चीज़ें नहीं आती, क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे और उसके अंदर मार्क्स कम नहीं आएँगे, तो आप कभी नहीं सोचोगे आपके लिए नेगेटिविटी। बट जैसे टेस्ट दोगे, वहाँ टेस्ट में स्कोर कम आएगा, तब सोचोगे नेगेटिविटी, तब आती है ये। तो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा इस समय। बट ऐसा नहीं कि आपका टेस्ट में इस समय स्कोर कम आ रहा है, तो फाइनल में भी कम आए। जैसे मेरे साथ हुआ, जब फिर मैं हम ग जैसे कोविड का थोड़ा मिला था 3 महीने बाद में थोड़ा जो लॉकडाउन आया वो खुल गया था, तो हम चला गया था मैं सीकर। तो हम 2 ही गए थे, मेरा दोस्त था और मैं था एक। तो हम अलग-अलग रूम में ही रहते थे वहाँ पे हॉस्टल में, 2 अलग-अलग। तो उसमें काफ़ी डिप्रेस रहता था मैं। जब टेस्ट भी देता था, क्योंकि मेरे दोस्त का है ना वो 550 तक क्रॉस कर जाता था। जबकि मैं कभी 350, कभी 400, 450 के आस-पास स्कोर चलता रहता था इसके अराउंड ही। 500 की तो मेरा सपना ही था कि 500 आ जाएँ बस भाई एक टेस्ट के अंदर। कभी नहीं आए 500 टेस्ट के अंदर, कभी नहीं आए मेरे। धीरे-धीरे बट मैंने क्या किया, कंटिन्यूटी बनाई रखी मैंने। मैं हमेशा यही करता था कि कुछ भी हो जाए टेस्ट के अंदर यार, कि थोड़ा डिप्रेस तो होता था, बट मैं अपने आप को समझा लेता था कि यार मुझे है ना करना है, कि टेस्ट के अंदर चाहे कितना भी स्कोर आए, बट हो सकता है मेरी किस्मत से सही हो कि जो मैंने जैसे मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ वैसे वहाँ क्वेश्चन मिल जाए नीट के अंदर। ऐसे ऐसे थॉट प्रोसेस सोच के अपने आप को समझाता था। और आपको भी शायद ऐसा ही करना है, क्योंकि आप अपने आप को समझा सकते हैं। अगर आप दूसरे से सलाह लेंगे ना, तो शायद हो सकता है उसका इफेक्ट कम पड़े। बट अगर आप खुद समझाएंगे ना अपने आप को, खुद को टाइम देंगे, तो उसका इफेक्ट बहुत अच्छा पड़ता है वो। क्योंकि वो आपकी जर्नी है, आप खुद जानते हैं उसको। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपकी जर्नी को कोई और दूसरा जानता होगा, क्योंकि आपकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही है ना, ओनली वो आप जानते हैं। आप टेस्ट पेपर में क्या गलती करके आ रहे हो, वो आप जानते हैं, आपका टीचर नहीं जानता। क्योंकि आप पेपर देते हो, तो हो सकता है उसमें मतलब ये बताऊँगा आपको कि जो मार्क्स आते हैं ना, वो आपकी किसी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि आप सोचो कि अगर मेरी ओनली यार मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कम पढ़ रहा, तो उसकी वज़ह से कम मार्क्स आए, ये ऐसा नहीं है। वहाँ पर क्या है कि ओमार मिस्टेक है, वो भी हो सकती है। हो सकता है आप डिप्रेस हो गए हैं, एग्ज़ाम में आया, पहला क्वेश्चन देखा, उससे ऐसा सोच लिया कि यार पता नहीं मैं तो कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, उससे डिप्रेस हो जाते हैं, तो माइंड एकदम बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, सोचने की क्षमता थोड़ा-सा कम हो जाती है। तो इससे क्या होता है, नेगेटिव है ना होना शुरू हो जाती है।
मतलब आपको आता होगा कुछ ना, तो उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक करके आ जाओगे या कुछ ना कुछ गड़बड़ी करके आओगे या ओमार फिलिंग जो करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक करके आओ, तो उससे क्या होगा नेगेटिव हो जाता है वो चीज़ें। तो तो आप तो क्या सोचोगे कि यार मेरा तो हो ही नहीं रहा, स्कोर आ ही नहीं रहा, मैं तो कम पढ़ रहा हूँ। तो आप सोचोगे कि पढ़ने को आप तुम कहोगे कि यार मैं कम पढ़ रहा हूँ, बाकी मेरा दोस्त सही पढ़ रहा है। ऐसा नहीं है। आप उन पे काम करो जो आपकी गलतियाँ हो रही है इस समय। जो भी गलतियाँ हो रही है ना, उसको आइडेंटिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है आपको। तो अगर गलतियाँ आइडेंटिफ़ाई नहीं करोगे तो उसको रिमूव कैसे करोगे तुम लोग? तो गलती आइडेंटिफ़ाई करो और फिर आगे बढ़ो। हो सकता है आपका स्कोर यहाँ ना आए, बट ये जो मेहनत करोगे ना आप, ये पूरी जो ड्यूरेशन में मेहनत करोगे आप 2 महीने के अंदर, ये सारे है ना वहाँ चमकेगी नीट के अंदर। नीट के अंदर बिल्कुल चमकेगी, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। मेरा 450 भी मार्क्स नहीं आता था। जब मैंने लास्ट के टेस्ट दिए थे ना, लास्ट के टेस्ट, क्योंकि मैं प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहा था। मैं अपने शेड्यूल प्रॉपर तरीके से बनाता था और रात को मैं सोने से पहले मैं बना लेता था कि मुझे कल क्या पढ़ना है, और पूरे जो लिस्ट है चैप्टर्स की लिस्ट है वो बना लेता था पहले से ही। और मैं जैसे-जैसे रिवीजन होता था उसमें टिक मार्क करता रहता था कि ये हो गया, ताकि मुझे सिलेबस के बारे में पता लग पाए कि कौन-कौन से चैप्टर हैं, कितना मुझे करना है और कितना हो गया मेरा सिलेबस। ये सब चीज़ें करता रहता था। तो लास्ट के जब टेस्ट हुए थे वहाँ पे, गुरु कृपा में जो कोचिंग थी वहाँ पे, तो उसमें मेरे 580 भी मार्क्स आना शुरू हो गए थे। सोचो, मैं सोचा था कि 500 ही नहीं आ पाएँगे। तो लास्ट में 2 टेस्ट हुए थे मेरे फुल सिलेबस के, तो उसमें काफ़ी अच्छा स्कोर आया था 580 तक। तो मुझे थोड़ा और अच्छा लगने लगा कि यार वास्तव में कर पा रहा हूँ यार, मैं जो मेरी मेहनत जो थी, वो मैं कर पा रहा हूँ। फिर फाइनली जो नीट हुआ था, उसमें मेरे 594 मार्क्स आए थे। बट उसमें थोड़े कट ऑफ ज़्यादा चली गई थी, 608 के आस-पास गई थी, तो उस वज़ह से मैं रह गया था। तो इसलिए ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ, ताकि जो बच्चे इस समय है ना 450, 550 भी स्कोर कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल हार मत मानना इस समय। क्योंकि तुम है ना कर पाओगे, करोगे, बिल्कुल करोगे। अगर तुम इस समय अगर प्रॉपर तरीके से काम करोगे तब है। ऐसा नहीं कि डिप्रेस होकर आप बैठ गए बिल्कुल हताश होके कि यार पता नहीं मेरे से तो हो पाएगा कि नहीं, और वो बहुत सारे बच्चे रेस में दौड़ रहे हैं तो उनका ही हो पाएगा। आप में से ही निकलते हैं वहाँ से बच्चे। सब आप में से ही करते हैं वो सब एक-एक निकलते हैं। तो जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो वैसे ही और सब कर रहे हैं, बस इतना फ़र्क है कि आप हार मान लोगे, गिव अप कर दोगे और वो गिव अप नहीं करेंगे। इतना सा फ़र्क है, बाकी और कुछ नहीं है। ऐसे अगर करोगे, अब थोड़ा स्ट्रैटेजी बता देता हूँ, थोड़ा इस पे ध्यान भी देना बहुत ज़रूरी है इस समय। क्योंकि अगर एक तो स्मार्ट वे में काम करते हैं, एक में बिल्कुल ऐसे बिना स्मार्टनेस से काम करोगे तो कुछ ना कुछ तो आप लैग करोगे। स्मार्टनेस ऐसे दिखाना है कि आपको बायोलॉजी तो करनी है, बिल्कुल जो बायोलॉजी जो एनसीईआरटी है, बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी बुक है, उसको पढ़ना है। बच्चे क्या करते हैं, नोट्स पढ़ते रहते हैं, क्योंकि उनको है ना एनसीईआरटी समझ नहीं आती कइयों को, और वो नोट्सों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो बायोलॉजी की लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी है ना, पढ़ना है। उसके एग्जाम्पल, डायग्राम और उससे बेस्ट क्वेश्चन भी लगाने हैं, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू तो तीनों में लगाना है अच्छे से क्वेश्चन, क्योंकि पीवाईक्यू है ना, आप देखना पीवाईक्यू बायोलॉजी के अंदर तो मैं इतना बता दूं, इतना पता है मुझे बायोलॉजी में, तो उसमें रिपीट तक होते हैं क्वेश्चन। लास्ट ईयर के एज इट इज क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और थ्योरी तो मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो तो होता ही है, क्योंकि बायोलॉजी में कहाँ से लाएगा वो क्वेश्चन, हर साल तो वहीं से दे रहा है बायोलॉजी के जो एनसीईआरटी है वहीं से आते हैं, कोई एक्स्ट्रा तो बनाता नहीं है। तो सेम वो चीजें कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, बस फॉर्म चेंज हो जाती है क्वेश्चन की पूछने की। बाकी फिजिक्स में अगर आपके पास टाइम नहीं तो एनसीईआरटी को अवॉइड कर सकते हैं, बट कौन जो है ना अपने नोट्स बनाए उसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करो। साथ में शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहो, फॉर्मूला लिस्ट बनाते रहो और उसको बार-बार रिवीजन करो। जो नोट्स पढ़ने से पहले ना आप फॉर्मूला लिस्ट को पहले पढ़ो, और उससे क्या होगा, फिर बाद में उसकी थ्योरी रहेगी, थ्योरी को तुरंत थोड़ा रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि फॉर्मूला आपकी पहले से रिवाइज़ है, थ्योरी बाद में करनी है, तो काफ़ी टाइम अपने वो सेव हो जाता है। ऐसे फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री हो गई, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक के अंदर एनसीईआरटी पढ़नी है, ज़्यादा इधर-उधर की भगना नहीं है। ऑर्गेनिक के अंदर ये ध्यान रखना, थोड़ा कॉन्सेप्ट बनाने के लिए अपने को नोट्स पढ़ना पड़ता है, लेकिन एनसीईआरटी को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते इस समय। क्योंकि ऑर्गेनिक के अंदर मैंने देखा है इतना पेपर, आजकल जो पेपर आ रहा है थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं उसमें, वो एनसीईआरटी से उठ के आते हैं, बच्चे पता ही नहीं लग पाता वहाँ। छोटी-छोटी चीज़ें ऐसे उठ के आ जाती है वहाँ से एनसीईआरटी में से, बच्चे सोचते हैं कि पता नहीं कहाँ आउट ऑफ सिलेबस गया है। ऐसा नहीं, वो एनसीईआरटी में गिवन है, तो एनसीईआरटी में भी साथ-साथ ध्यान देते रहना ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक के अंदर। फिजिकल के लिए आप ओनली नोट्स पढ़ सकते हैं। इतना इतना कर लोगे तो काफ़ी अच्छा बूस्ट होगा, और टेस्ट इस समय फुल सिलेबस टेस्ट देना शुरू कर दो। अगर फुल सिलेबस टेस्ट की अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो बहुत कुछ लैग कर दोगे तुम लोग, क्योंकि वहाँ पर एकदम से अलग पैटर्न दिखेगा कि फुल सिलेबस का, क्योंकि इसमें क्या होता है पूरा सिलेबस एक साथ आता है। तो बच्चे है ना डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया है। तो ये डिफरेंशिएशन है ना, ये यहीं करना आएगा, जो जब आप टेस्ट दोगे ना इस समय, उससे अभी आएगा ये सब चीज़ें। तो इससे आदत पड़ जाएगी आपको, जब तक नीट होगी ना तब तक तुम्हें आदत पड़ जाएगी फुल सिलेबस टेस्ट की, और यही जो बहुत ज़रूरी है वहाँ। एकदम से अचानक से एकदम से चीज़ें ऐसी नहीं देखनी चाहिए तुम्हें वहाँ नीट के अंदर कि ये तो अलग से ही आ गई कुछ। और इससे क्या होगा कि आप तुम है ना, जैसे मान लो फुल सिलेबस का तुम्हारा रिवीजन नहीं हुआ होगा। बच्चे ऐसे कहते हैं कि यार मेरा तो रिवीजन नहीं हुआ उस चैप्टर का, तो मैं कैसे दूँगा फुल सिलेबस? ऐसा नहीं है, अगर तुम लोग अगर रिवीजन नहीं हो रहा है ना, तो वो पेपर देके आओगे ना, तो उस पेपर को क्या करना, उससे रिवर्स रिवर्स मैनर में करना तैयारी अब। जैसे पेपर में मान लो क्वेश्चन हो, आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम कर दिया, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया, बट के वहाँ पर फुल सिलेबस आ रहा है, तो मान लिया कि एक्सक्रीटरी सिस्टम से आ गया क्वेश्चन, बट आपने कहा एक्सक्रीटरी सिस्टम तो पढ़ा ही नहीं है। तो क्या करोगे, जब हो सकता है तुम या तो तुम कर दोगे उसके क्वेश्चंस, अगर नहीं भी हो रहे हैं ना, तो गलत हुए ना, तो उस टॉपिक को दोबारा रिवीजन कर लेना, उसी समय कर लेना, पेपर जब खत्म हो गया ना पेपर, उसके बाद एनालिसिस करोगे पेपर का, तो उसी समय उसको रिवीजन कर देना। हो सकता है तुम वहीं से क्वेश्चन आ जाए जो आपने रिवीजन किया, तो आपका शॉर्ट टाइम में इतनी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। मतलब इसको बोलते हैं रिवर्स मेनर में प्रिपरेशन करना। तो ऐसे ही प्रिपरेशन की जाती है कि ऐसा नहीं कि तुम लोग स्टार्टिंग के पेज से लेकर लास्ट के पेज तक पढ़ते जा रहे हो। इतना टाइम नहीं है, आपको 3 बार तो सिलेबस करना ही पड़ेगा। नी 2 मंथ लास्ट जब एग्ज़ाम होने जा रही है ना, उससे पहले-पहले तक आपको इस 2 मंथ में 3 बार तो रिवीजन करना ही है।
अब उसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम दे ज़्यादा दो, फिर उसके बाद कम टाइम दो, जल्दी रिवीज़न करो, उन्हीं पे फ़ोकस करो जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि फ़ॉर्मूलाज़ हो गए और ऑर्गेनिक रिएक्शंस की है, जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है, नेमिंग रिएक्शन वगैरह, उसका इंटरमीडिएट वगैरह, ऐसी-ऐसी चीज़ें याद करोगे, उसी पे फ़ोकस करो, जो चीज़ें आती है और वो कब पता लगेगी? जब पीवाईक्यू सॉल्व करोगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि पीवाईक्यू इस समय बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इससे पहले किया है, नहीं किया है, लेकिन इस समय पीवाईक्यू बहुत वेरी इम्पोर्टेंट है। अदर के जो क्वेश्चन है, उनको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन पीवाईक्यू करना बहुत ज़रूरी है इस समय। अगर ऐसा करोगे तो अगर 550 भी है ना, तो आप है ना, काफ़ी 620 तक स्कोर कर पाओगे। चले जाओगे आराम से इतना। फाइनली 2 मंथ के अंदर आपको ये करना है कि बिल्कुल भी आपको तो एक तो अपने आप पे बिलीव रखना है और बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर पेपर में के अंदर अगर डिप्रेस हो रहे हैं, तो आप उसको नोटिस करो कि कहाँ डिप्रेस हो रहा हूँ मैं, किस समय हो रहा हूँ। तो अगर उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे, तो उसको रिमूव करने का सॉल्यूशन भी आप खुद सोचो, खुद से सोचो। क्योंकि अगर डिप्रेस हो गए ना पेपर के अंदर, तो आपकी जितनी भी पूरी साल की मेहनत है ना, उस पे पानी फिर जाएगा। ये मेरे साथ हुआ है, नीट 2021 की बात है, शायद मैं उस समय है ना डिप्रेस हो गया था और मैंने देखा था, वो महसूस किया था उस समय कि यार अगर मैं नहीं होता, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कुछ दिमाग के अंदर ले आता, तो मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाता, तो काफ़ी मैं 2021 में सेलेक्ट हो जाता। तो इस वजह से आपका करियर खराब हो सकता है, अगर ऐसे अगर डिप्रेस हो रहे हैं तो। आपको आइडेंटिफाई करना है वो सब चीज़ें, आपके अंदर क्या-क्या हो रही है। आपके अंदर कमी है, तो उसको सॉल्यूशन ढूँढना है और अपने आप को मजबूत बनाना है उसके लिए। तो यही है, आप लास्ट के अंदर लास्ट टाइम में आप अपने जो भी जितने भी फ्रेंड है, अगर कॉल वगैरह बातें में लगे रहते हैं, तो फालतू टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, प्रिपरेशन को टाइम देना है इस समय। क्योंकि 2 मंथ के बाद आपके पास काफ़ी टाइम बचेगा नीट का रिजल्ट आने तक, तो आराम से करना उस समय। काफ़ी और थोड़ा अगर ये चीज़ें होती है ना, आपके नेगेटिव थॉट वगैरह आती है ना, तो थोड़ा योगा वगैरह भी कर सकते हैं, वैसे मेडिटेशन वगैरह करते हैं लोग, तो उससे काफ़ी बेनिफिट होता है, मैंने किया था इसलिए मैं बता रहा हूँ तुम्हें, तो कर सकते हैं उससे। और बाकी अपने आप पे बिलीव रखना, मैं यही कहूँगा कंसिस्टेंसी इज़ द वेरी इंपोर्टेंट की। अगर कंसिस्टेंसी रहेगी तो कॉन्टैक्ट में रहोगे सिलेबस के और आपकी ये नेगेटिव वगैरह थॉट है ना, वो सारी रिमूव हो जाएँगी, अगर आप कंटिन्यूटी रखोगे तो। काम करते रहोगे लगातार, तो उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और खुद से मोटिवेशन मिलेगा वो। मतलब क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन होंगे आपसे और होंगे तो आप सोचोगे कि अरे वाह! मेरे से हो रहे हैं क्वेश्चन, ऐसा होता है, मैं सेलेक्ट हो सकता हूँ, आपकी बात तो मैं भी कर सकता हूँ। इससे काफ़ी मोटिवेशन आता है, ये खुद से मोटिवेशन आता है ये दूसरा का मोटिवेशन नहीं है। और जिसको ये ध्यान रखना एक बात है, जिसको टाइम से सब कुछ मिल जाता है ना, वो बहुत बेटर होता है, वो आदमी लकी होता है बहुत। तो अभी इसी समय यही समय है तैयारी करने का, लगे रहो और बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे डीएम भी कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। बाकी टेक केयर, बाय-बाय।